हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 11th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। हमने प्रीवियस पार्ट में जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अच्छी तरीके से देख लिया था और आज हम बात करेंगे एक सुधारकालीन अर्थव्यवस्था और उसकी हम समीक्षा करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करते हुए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा। देखिए, अब तो कार्यक्रम को सुधार हुए 3 दशक हो चुके हैं क्योंकि 1991 में औद्योगिक क्रांति आई थी। अब देखिए कि इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो निष्पादन हुआ इसकी हम समीक्षा करते हैं। देखिए, अर्थशास्त्री जो है किसी अर्थव्यवस्था की समृद्धि का मापन जो है किससे करते हैं? सकल घरेलू उत्पाद से करते हैं। किससे करते हैं? सकल घरेलू उत्पाद से। अच्छा, यहीं पे एक टर्म आ रहा है समृद्धि, इसको मैं यहीं पे आपको क्लियर कर दूं कि जो समृद्धि है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, यानी कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को जो है इसमें दीर्घ अवधि तक वृद्धि होती है, इसी को कहते हैं समृद्धि। यानी का कहने का मतलब ये है कि जिस देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वास्तविक वृद्धि हो, क्या हो? वास्तविक वृद्धि हो, और इसके लिए सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि जो है ज्ञात की जाती है। इसमें अगर बेसिकली मैं बात करूँ, आर्थिक समृद्धि का जो संबंध है वो सकल घरेलू उत्पाद के किसी भी घटक, चाहे वो उपभोग हो, सरकारी व्यय हो, निवेश, शुद्ध निर्यात, इन सब की वृद्धि से है। तो समृद्धि आप समझ गए। तो समृद्धि क्या है आप बताइए? समृद्धि जो है जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी लगातार दीर्घकाल तक बढ़ता रहता है, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इनमें अंतर का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1991 के बाद से भारत में 2 दशकों तक सकल घरेलू उत्पाद का लगातार वृद्धि होता रहा। सकल घरेलू उत्पाद जो है 1980 से 91 में 5.6% से बढ़कर 2007 से 12 में 8.2% हो गई। आर्थिक सुधारों की अवधि में कृषि में वृद्धि में कमी आई। जहां औद्योगिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव हुए, वहीं सेवा के क्षेत्र में यानी कि सर्विस सेक्टर में वृद्धि हुई। अब इससे ये पता चलता है कि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि बेसिकली सेवा क्षेत्र की वृद्धि के कारण हुई। 2012 से 15 के अवधि की बात करेंगे तो विभिन्न क्षेत्र में 1991 के बाद से होने वाली वृद्धि दरों में रुकावट आई है। जहां 13-14 में कृषि की वृद्धि दर में बढ़ोतरी आई है, वहीं के वर्षों में जो है इस क्षेत्र की वृद्धि में ऋणात्मक हो गई है। सेवा क्षेत्र में ऊंची वृद्धि दर बनी रही, जो 14-15 के समग्र सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से भी अधिक थी। अब इस क्षेत्र में अब तक का उच्च वृद्धि दर 9.8% रिकॉर्ड किया गया। औद्योगिक क्षेत्र में 2012 से 13 में तेज गिरावट आई, उसके बाद जो है वर्षों में ये बढ़ने लगे। अब देखिए, अर्थव्यवस्था के खुलने से ना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी विनिमय रिजर्व में तेजी से वृद्धि आई। जो जैसा कि कहा गया था कि 1991 के पहले हमारे पास बिल्कुल भी विदेशी मुद्रा नहीं थी जिससे हम जो है चीज़ों का आयात कर सके, तो अब थी, तेजी से वृद्धि हो रही थी, जिसमें प्रत्यक्ष और संस्थागत विदेशी निवेश दोनों ही सम्मिलित हैं। आप देखिए, 90 से 91 में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर उठकर 17-18 में 30 बिलियन डॉलर के स्तर पर पहुँच गया। और भारत जो है, भारत के विनिमय रिजर्व का आकार भी 1990-91 में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 18-19 में देखिए 413 बिलियन डॉलर हो गया। और 2011 में भारत जो है विदेशी निवेश रिजर्व का 7वां सबसे बड़ा धारक बन गया माना जाता है। 1991 के बाद देखिए भारत में वाहन, कलपुर्जों, दवा का सामान, इंजीनियरिंग उत्पाद, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों की और जो है वस्त्र के, इन सब के सफल निर्यातक के रूप में विश्व बाजार में जो है ये जम गया और बढ़ती हुई कीमतों पर भी नियंत्रण रखा गया। दूसरी ओर देखिए, दूसरी ओर क्या हुआ कि सुधार कार्यक्रमों द्वारा जो है अपने देश की अनेक मूलभूत समस्याओं का समाधान खोज पाने में विफलता के कारण ना कड़ी आलोचना भी होती रही, ठीक है। और ये समस्याएं विशेषकर आप बात करिए तो रोजगार सृजन, ठीक है,
कृषि, उद्योग, आधारभूत सुविधाएं के विकास और राजकोषीय प्रबंधन से जुड़ी है। यहीं पे एक टर्म आ रहा है राजकोष। क्या है? राजा का कोष, यानी कि सरकार का कोष। सरकार का कोष यानी कि सरकार की तिजोरी किसके माध्यम से पैसे इकट्ठे करती है? कर के माध्यम से। ठीक है, बहुत सारे टैक्स जो लगते हैं, CGST, SGST, ये सारी चीज़ें लगती है। ये कहाँ जाते हैं पैसे? ये राजकोष में जाते हैं। क्यों जाते हैं? ताकि जो है हमारे लिए बेस्ट चीज़ें, हमारे लिए रोड, हमारे लिए रोड लाइट, ठीक है, हमारे लिए रेलवे की पटरी, जो भी सार्वजनिक चीज़ें हैं, ये कहाँ से जो है सरकार करती है? वो अपने राजकोष से ही करती है। और राजकोष कहाँ से जुटाती है? वो जनता से ही जुटाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समृद्धि और रोजगार। जैसे कि मैंने आपको बताया कि समृद्धि क्या होती है? समृद्धि क्या होती है? समृद्धि जो होती है देश की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का वास्तविक वृद्धि है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर में वृद्धि हुई है। फिर भी अनेक विद्वानों ने ना इस बात पर ध्यान दिलाया है कि सुधार प्रेरित समृद्धि ने देश में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं किया है। आपको रोजगार और समृद्धि के विभिन्न आयामों के अंतर संबंध जो है अगले अध्याय में देखने को मिलेंगे। अभी हम थोड़ा सा ही देखते हैं। ठीक है, देखिए कृषि में सुधार। तो कृषि में सुधार क्या है? सुधार कार्यों से कृषि को कोई लाभ नहीं हो पाया। ठीक है, कृषि की समृद्धि दर कम होती जा रही है। आप ये देखिए, 1991 के बाद से सुधार अवधि में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय, विशेषकर आधारिक संरचना यानी कि जो है सिंचाई, बिजली, सड़क निर्माण, बाजार संपर्कों, शोध प्रसार, इन सब पर जो है व्यय में काफ़ी कमी आई है। साथ ही साथ क्या हुआ है? उर्वरक सहायकी की आंशिक समाप्ति ने भी उत्पादन लागतों को बढ़ा दिया है। अब सहायकी समाप्त हो गई तो जाहिर सी बात है कि किसानों को इसका महंगा पड़ेगा। इससे जो है छोटे और सीमांत किसानों पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा है। वो जब खरीदने में एलिजिबल ही नहीं रहेंगे तो फिर कैसे वो उत्पादन करेंगे, है ना? तो क्या है कि जो है कम न्यूनतम समर्थन मूल्य और इन पदार्थों के आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के कारण ना क्या हुआ कि इस क्षेत्र की नीतियों में कई परिवर्तन हुए और इसके कारण भारत के किसानों को विदेशी स्पर्धा का भी सामना करना पड़ा। अब जिसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट यानी कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ही। दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ क्या था कि उत्पादन व्यवस्था जो थी वो निर्यातोन्मुखी हो रही थी। क्या हो रही थी? निर्यातोन्मुखी हो रही थी। और आंतरिक उपभोग का जो खाद्यान्न फसल है उसमें जो है उसके स्थान पर निर्यात के लिए नकदी फसलों पर बल दिया जा रहा था। इससे देश की खाद्यान्नों की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा था। अब बात करते हैं उद्योगों में सुधार। देखिए, आर्थिक समृद्धि की दर में कुछ शिथिलता यानी कि कमी आई। यह जो है औद्योगिक उत्पादों की गिरती हुई मांग के कारण है। ठीक है, जाहिर सी बात है, मांग बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, डिमांड में गिरावट आई, जैसे सस्ते आयात आधारित जो है संरचना में अपर्याप्त निवेश हुआ। ठीक है, वैश्वीकरण की व्यवस्था में जो है विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित देश की वस्तुओं और पूंजी प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए खोल देने को बाध्य हुए। ठीक है, और उन्होंने अपने उद्योगों का आयातित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा का जो खतरा था वो मोल ले लिया। अब सस्ते आयातों ने घरेलू वस्तुओं की मांग को प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, निवेश में कटौती के कारण बिजली सहित सभी आधारिक जो संरचनाएं थी इनकी पूर्ति जो है अपर्याप्त ही बनी हुई है। अब इसी कारण ये समझा जा रहा है कि विदेशियों के माल में बेरोक टोक आवागमन को सहज बनाकर गरीब देशों के जो है स्थानीय उद्योगों और रोजगार की संभावनाओं के लिए वैश्वीकरण पूरी तरीके से जो है बर्बाद करने वाली परिस्थितियों की रचना कर रहा है। यही नहीं, भारत जैसे गरीब देशों को अभी विकसित देशों में विद्यमान जो उच्च प्रशुल्क है, इन अवरोधकों के कारण उनके यानी कि डबल टैक्स, इससे जो है बाजारों के प्रवेश के उपयुक्त अवसर नहीं मिल पा रहा है। और भारत में जो है ये वस्त्र परिधान, ये सब जो व्यापार है, इन सभी कोटा के प्रतिबंध हटा दिए हैं। पर अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और चीन से इनके आयातों से अपने कोटा प्रतिबंध नहीं हटाए हैं। तो बात करेंगे अब हम विनिवेश के बारे में। विनिवेश होता क्या है? देखिए, आप सभी को पता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है यानी कि PSUs है, ठीक है, इसमें सरकार की हिस्सेदारी बेचने की जो प्रक्रिया है यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश कहलाता है। ठीक है, क्या है ये?
सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी उपक्रम हैं उसमें जो है सरकार की हिस्सेदारी बेचना विनिवेश है। लेकिन आप ये देखिए कि विनिवेश जो है इसके अंतर्गत सरकार जो है उस उपक्रम पर अपना स्वामित्व और मालिकाना हक बनाए रखती है। बेसिकली अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आमतौर पर विनिवेश को एक बजट के रूप में ही देखा जाता है, ठीक है, जिसके तहत जो है सरकार चयनित सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि रणनीतिक बिक्री में जो है, ध्यान रखेंगे, रणनीतिक बिक्री में जो है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में शेयर्स के साथ ही प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण भी होता है। जैसे कि कहा जाता है ना कि इसमें जो है सरकार के 70% शेयर है और निजी सेक्टर के जो है 30% शेयर है। तो ये क्या है, 30% का जो है सरकार ने विनिवेश कर दिया है। क्या कर दिया है, विनिवेश कर दिया है, ठीक है। अब देखिए विनिवेश की शुरुआत में अगर आपको बताऊं तो विनिवेश की शुरुआत ही 1991 में हुई, जब सरकार ने कुछ जो है सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों का 20% हिस्सा जो है बेचने का निर्णय लिया। वर्ष 1993 में अगर मैं आपको बताऊं तो रंगराजन कमेटी, ध्यान रखेंगे, रंगराजन कमेटी ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में से 49% के विनिवेश और अन्य सभी सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के लिए 74% विनिवेश की प्रस्ताव को दिया। हालांकि ये सिफारिशें जो हैं लागू नहीं हो पाई। इसी प्रकार आप जो है आई थिंक विनिवेश जो है समझ गए होंगे क्या होता है। अभी हम बुक में भी देख लेते हैं, इसे मैं रब कर देती हूँ थोड़ा सा। देखिए प्रति वर्ष, ध्यान रखेंगे, मतलब प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष सरकार जो है सार्वजनिक उद्यमों में, ठीक है, सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश के कुछ लक्ष्य निर्धारित करती है। वर्ष 1991-92 में विनिवेश द्वारा ना 2500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया था और सरकार उस लक्ष्य से ज़्यादा, देखिए 3040 करोड़ जो है अधिक जुटा पाने में सफल रही। 2017-18 में लक्ष्य तो 1 लाख करोड़ का था, उपलब्धि जो है 1,57,000 करोड़ की रही। अब इस प्रक्रिया के आलोचक का कहना है कि जो सार्वजनिक उपक्रम है, जो सार्वजनिक उपक्रम की जो परिसंपत्तियां हैं उनको औने पौने दामों में निजी व्यापारियों को बेचा जा रहा है। आज क्या हो रहा है, आज रेलवे के कुछ शेयर बेच दिए गए, इंडियन एयरलाइंस बेच दी गई। तो इससे क्या होगा, चीज़ें निजी हाथों में चली गई, इससे क्या होगा, इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट भी है, इसे हम आगे देखेंगे। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया से सरकार को बहुत घाटे उठाना पड़ रहा है और सार्वजनिक संपत्ति की एक मुश्त जो है बिक्री करनी पड़ रही है। साथ ही देखिए विनिवेश से जो प्राप्त राशि है इन उपक्रमों के विकास के लिए प्रयोग नहीं किया गया, ना ही इसे जो है सामाजिक आधारित संरचनाओं के निर्माण पर खर्च किया गया। ये जो राशि है सरकार के बजट राजस्व घाटे को कम करने में ही लग गई। क्या आप सोचते हैं कि सरकारी कंपनियों की कार्यकुशलता में सुधार लाने का सबसे अच्छा रास्ता उनकी परिसंपत्ति के हिस्सों को बेचना है? बिल्कुल नहीं, मैं इसके बिल्कुल अपोजिशन में हूँ। चीज़ों को बेचना जो है वो सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, आप कुछ % बेचो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकारी संपत्तियाँ हैं उसको क्या करिए, उसको जो है मॉडिफाई करिए। आप रोज़गार की चीज़ें बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको विनिवेश करना ही है तो आप सही ढंग से करिए, सारी चीज़ें बेचना तो सॉल्यूशन नहीं है। या फिर अगर आप बेच रहे हैं तो आप अगर चीज़ें बेच रहे हैं तो उसकी जगह पे कुछ बनाइए, तो मैन्युफैक्चर भी तो करिए ताकि रोज़गार ना ख़त्म हो, वहाँ पे लोगों को लगाया जा सके। लेकिन आप चीज़ें बेच रहे हो, उसके बदले जो है कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ें जो है वो गलत है। देखिए सुधार और राजकोषीय नीतियाँ, ये क्या है? आर्थिक सुधारों ने सामाजिक क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि पर विशेष रूप से रोक लगा दी है। अब इस अवधि में कर घटाकर और कर वंचना नियंत्रित करके जो है राजस्व संग्रह बढ़ाने की नीतियों के यथोचित सकारात्मक प्रभाव भी नहीं मिल पाए। यही नहीं, आप ये देखिए कि सीमा शुल्क की दरों में कटौती ने तो ना दरों को बढ़ाकर अधिक राजस्व जुटाने के मार्ग बंद हो चुका है। विदेशी निवेश जो है आकर्षित करने के लिए निवेशकों को कई प्रकार के कर प्रोत्साहन दिए गए हैं। इससे भी कर राजस्व को बढ़ा पाने की संभावनाएं क्षीण हो गई हैं। अब जाहिर सी बात है, आप जो अमीर लोग हैं उनके कर में छूट दे दिया है ताकि निवेश कर सके वो। इससे क्या है, इससे राजस्व ही तो कम होगा ना, है ना। और इन सब का विकास और जन कल्याण पर जो है नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है।
आइए बात करते हैं निष्कर्ष क्या है इस चैप्टर का। उदारीकरण और निजीकरण, इनकी नीतियों के माध्यम से वैश्वीकरण जो है भारत सहित अनेक देशों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े हैं। ठीक है, और कुछ विद्वानों का विचार है कि वैश्वीकरण को एक सुअवसर की भांति देखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि विश्व बाजारों में बेहतर पहुंच और तकनीकी उन्नयन द्वारा विकासशील देशों के बड़े उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बनाने का अवसर प्रदान कर रहा है। दूसरी ओर आलोचकों का क्या मत है, ये भी देख लीजिए। आलोचकों का ये मत है कि वैश्वीकरण तो अमीर देशों द्वारा जो है विकासशील देशों के आंतरिक बाजारों पर कब्जा करने की साजिश है। उनके अनुसार जो है वैश्वीकरण से गरीब देशवासियों का कल्याण ही नहीं बल्कि उनकी पहचान भी खतरे में पड़ गई है। और यह भी बताया जा रहा है कि बाजार प्रेरित वैश्वीकरण से विभिन्न देशों और जन समुदायों के बीच की खाई और विस्तृत हो रही है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो है किए गए अनेक अध्ययन का ये निष्कर्ष है कि भारत के 1990 का वित्तीय संकट जो है इसकी आंतरिक संरचना में कई भीषण विषमताओं का परिणाम है। उस संकट के निदान के लिए ना क्या किया गया कि बाहरी शक्तियों के परामर्श पर सरकार द्वारा जो प्रारंभ नीतियां थीं उनकी विषमताओं को और भी गहन बना दिया गया। इन्होंने केवल उच्च आय वर्ग की आमदनी और उपभोग स्तर का उन्नयन किया। सारी समृद्धि कुछ इन्हें गिने क्षेत्रों तक ही सीमित रही। ये क्षेत्र थे क्या? दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, मनोरंजन, पर्यटक, परिचर्या, ठीक है, परिचर्या सेवा, भवन निर्माण, व्यापार, कृषि और विनिर्माण जो आधारभूत क्षेत्र है इन पे कोई लाभान्वित ही नहीं हो पाए, इन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया, है ना। आइए हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, इसको रिवाइज कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो है हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लगा के इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले गाइस वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। गाइस आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप वीडियो को स्किप करके चले जाते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए पढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी विनिमय भंडार में कमी, निर्यात में कमी के साथ साथ आयात में वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है? जो उत्पन्न वित्तीय संकट है इसके निदान के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता मांगने पर उनके दबाव के कारण भारत सरकार को 1991 में अपनी नीतियों के आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ा। आंतरिक दृष्टि से उद्योग और वित्तीय क्षेत्र में व्यापक और दूरगामी सुधार आरंभ किए गए। बाह्य दृष्टि से प्रमुख सुधार विदेशी विनिमय नियंत्रण में कमी आई और आयात उदारीकरण रहे। सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए इसकी भूमिका को और सीमित रखने और निजी उद्यमियों को प्रवेश देने के अवसर पर सहमति बनी। इस कार्य के लिए उदारीकरण और विनिवेश की नीतियां अपनाई गईं। वैश्वीकरण तो उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव ही है। इसका अर्थ ये है कि आंतरिक अर्थव्यवस्था को शेष विश्व और से और बेहतर जोड़ना। बाह्य प्रापण क्या है? औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में एक प्रमुख गतिविधि के रूप में उभर रही है। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय जो है ऐसी नियम आधारित विश्व जो है व्यवस्था की रचना करना है जिसमें विश्व भर के संसाधन को इष्टतम उपयोग संभव हो सके। सुधार काल में कृषि और उद्योगों की समृद्धि दर में कुछ गिरावट आई है और सेवाओं में उछाल आया है। ठीक है, सुधारों से जो है क्या हुआ है? कृषि को लाभ नहीं पहुंचा है। इस क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में निश्चय ही कमी आई है। औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में कमी और सस्ते आयातों की बहुतायत के कारण शिथिलता आई है। चलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में आर्थिक सुधार क्यों आरंभ किए गए? तो क्यों आरंभ किए आप भी सोचिए, मैं इसका आंसर बताती हूँ। देखिए आप सभी को पता है कि 1991 में भारत जो है एक आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। दूसरी चीज़, सरकार के पास राजस्व भी नहीं था, है ना। राजस्व से जो है सरकारी व्यय की भारी उधारी जो है जन्म ली। ठीक है। तीसरी चीज़, विदेशी मुद्रा भंडार बिल्कुल कम हो गए थे, इतने कम हो गए थे कि 3 सप्ताह के लिए भी पर्याप्त नहीं थे। चौथी चीज़, खाड़ी का युद्ध चल रहा था, इसके कारण जो है कीमतों में बढ़ोतरी हो रही थी, ठीक ना, और इसीलिए इसने जो है संकट को जन्म दिया। पांचवी चीज़, घटिया प्रबंधन के कारण क्या हुआ कि बहुत से जो सार्वजनिक क्षेत्र थे वे घाटे में चले गए, है ना। और ये संकट जो है इसका जवाब सरकार ने 1991 की नई औद्योगिक नीति के तहत जो है घोषणा करके की। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना क्यों
आवश्यक है। देखिए, IMF और विश्व बैंक यानी कि जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक से ऋण प्राप्ति के लिए अन्य देशों के साथ मुफ्त व्यापार करने के लिए विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना बहुत ज़रूरी है। और विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बने बिना एक देश वैश्वीकृत होते जो है विश्व व्यापार का लाभ नहीं उठा सकता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में नियंत्रक की भूमिका से अपने को सुविधा प्रदाता की भूमिका अदा करने में क्यों परिवर्तित कर लिया? पहले जो है एक नियंत्रक के तौर पे RBI क्या करता था? RBI खुद ब्याज तय करता था, ठीक है, ब्याज दर तय करता था और प्रबंधकीय निर्णयों को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता था। लेकिन जब उदारीकरण का दौर आया 1991 के बाद जो है सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाई, जिसके अंतर्गत ब्याज दरों को बाजार बलों द्वारा जो है निर्धारित होने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया और प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को जो है प्रबंधन निर्णयों की स्वतंत्रता दे गई। उन्हें जो है बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाना आवश्यक था। उदारीकरण के साथ जो है बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और जो है बाजार में उत्तम प्राप्ति के लिए बैंकों को प्रबंधन निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना आवश्यक हो गया। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों पर किस प्रकार नियंत्रण रखता है? तो किस प्रकार नियंत्रण रखता है? पहला तो जो है उस न्यूनतम राशि या फिर अनुपात निर्धारित करता है जो हर व्यावसायिक बैंकों को रिजर्व बैंक के पास रखनी पड़ती है। इसे जो है नकद आरक्षित जो है अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैश रिजर्व रेशियो, जिसे कि हम CRR भी कहते हैं। दूसरा, ये जो है न्यूनतम अनुपात का निर्धारण करता है जो नकद और तरल परिसंपत्तियों के रूप में एक बैंक को अपने पास रखना होता है। इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि SLR, वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। तीसरी चीज, रिजर्व बैंक वह ब्याज दर निर्धारित करता है जिस पर रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों को जो है विनिमय बिलों के लिए छूट देगा। इसे जो है बैंक रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसे रब कर देती हूँ। अगला क्वेश्चन है, रुपयों के अवमूल्यन से क्या समझते हैं? मैंने बताया था आपको चैप्टर में भी कि क्या होता है, विनिमय दर में गिरावट आती है। क्या होता है? जिससे जो है एक मुद्रा का मूल्य अन्य मुद्रा की तुलना में कम हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? अवमूल्यन। जैसे कि अमेरिकी डॉलर के परिप्रेक्ष्य में हमारा रुपया का वैल्यू जो है वो घटता जा रहा है। इससे क्या होगा? आयात तो महंगे होंगे लेकिन जो निर्यात है वो सस्ते होंगे, यानी कि निर्यात बढ़ जाते हैं, आयात कम हो जाते हैं। इससे जो है व्यापार संतुलन ठीक हो जाता है। अब क्या करना है? भेद करना है, यानी कि अंतर बताना है युक्ति युक्त और अल्पांश विक्रय में। तो क्या अंतर है ये समझ लीजिए। इधर मैं जो है अल्पांश कर देती, युक्ति युक्त कर देती हूँ, इधर अल्पांश। तो युक्ति युक्त क्या है? ये इसके अंतर्गत जो है 51% से अधिक शेयर एक महत्वपूर्ण क्रेता को बेच दिए जाते हैं। अल्पांश विक्रय क्या है? इसके अंतर्गत घरेलू सार्वजनिक निर्गम जो है द्वारा इक्विटी निवेशकों को प्रस्तावित किया जाता है। दूसरा चीज, युक्ति युक्त का दूसरा अंतर क्या है? इसे निजीकरण भी कहा जा सकता है। अल्पांश विक्रय को क्या कहते हैं? इसे हम विनिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिवेश कहते हैं। अगला अंतर देखते हैं, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार। देखिए, द्विपक्षीय व्यापार क्या होता है? सबसे पहले ये आप समझ लीजिए, एक व्यापार समझौता जिसमें जो है दो देश शामिल होते हैं। क्या होते हैं? दो देश शामिल होते हैं। और बहुपक्षीय व्यापार क्या होता है? जिसमें दो से अधिक देश शामिल होते हैं। ठीक है। द्विपक्षीय व्यापार में जो है विश्व व्यापार संगठन के गठन से पूर्व देशों में द्विपक्षीय व्यापार का प्रचलन था, लेकिन विश्व व्यापार संगठन के बाद जो है बहुपक्षीय व्यापार समझौता पक्षधर हो गया। ठीक है। अगला है प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधक क्या होते हैं। देखिए, प्रशुल्क क्या होता है? ये जो है आयात और निर्यात पर कर के रूप में अवरोधक है। क्या है? अवरोधक हैं। और ये दो उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, घरेलू उद्योगों की रक्षा करते हैं और सरकारी राजस्व बढ़ाते हैं। अप्रशुल्क क्या होता है? ये जो है आयात पर लगाई गई मात्रात्मक प्रतिबंध या फिर कोटा है, जो क्या करता है? भुगतान संतुलन के घाटे को कम करने के लिए लगाए जाते हैं। और ये जो है ना, केवल घरेलू उद्योगों की रक्षा करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रशुल्क क्यों लगाए जाते हैं। देखिए,
प्रशुल्क जो है घरेलू वस्तुओं की तुलना में आयातित वस्तुओं को महंगा बनाने के लिए लगाए जाते हैं। किस लिए लगाए जाते हैं? आयातित वस्तुओं को महंगा बनाने के लिए, यानी कि इससे घरेलू वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और विदेशी वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परिमाणात्मक प्रतिबंधों के क्या अर्थ होता है? देखिए, ये जो है ना भुगतान संतुलन के घाटे को कम करने और घरेलू उद्योगों की रक्षा करने के लिए आयात पर लगाई गई कुल मात्रा या कोटे के रूप में प्रतिबंध को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है लाभ कमा रहे सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण कर देना चाहिए। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? नहीं, इसका जो है हम इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं। देखिए, हमें घाटे में चल रहे जो सार्वजनिक उपक्रम हैं इसका निजीकरण कर देना चाहिए। यदि हम लाभ कमा रहे सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण करेंगे तो जो है सरकारी राजस्व के लिए नुकसान होगा जो देश के विकास के लिए प्रयोग किया जाए। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है? आज के दौर में निजीकरण तो हो रहा है लेकिन उसके बदले जो है रोजगार क्रिएट नहीं हो रहा है, उसके बदले कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है। ये चीज़ें गलत है, इसके पक्ष में मैं नहीं हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या आपके विचार में बाह्य प्रापण भारत के लिए अच्छा है? विकसित देशों में इसका विरोध क्यों हो रहा है? तो क्या है, बाह्य प्रापण भारत के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो है ये कई भारतीयों को रोजगार दे रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से विदेशी मुद्रा भी ला रहा है। इससे विकसित और विकासशील देशों के बीच जो है आय की असमानता कम हो रही है। और क्या हो रहा है, अन्य देश में लोग जो है रोजगार के अवसर ले रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ विशेष अनुकूल परिस्थितियां हैं जिसके कारण यह विश्व की बाह्य प्रापण केंद्र बन रहा। अनुकूल परिस्थितियां क्या है? तो पहली तो ये है कि भारत में जो है सस्ते दरों पर पर्याप्त कुशल जनशक्ति उपलब्ध है, यानी कि लेबर, मजदूर। दूसरी चीज़, भारत में ऐसी सरकारी नीतियां हैं जो बाह्य प्रापण के पक्ष में हैं। तीसरी चीज़, भारत जो है विकसित देशों की दुनिया के जो है एक अन्य भाग में स्थित है जिससे समय का अंतराल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या भारत सरकार की नवरत्न नीति सार्वजनिक उपक्रमों के निष्पादन को सुधारने में सहायक रही? सॉरी फॉर द इंटरप्शन। देखिए, इसका उत्तर क्या होगा? देखिए, सरकार ने जो है लाभ कमा रही सार्वजनिक उपक्रमों को विशेष स्वायत्तता देने का निर्णय किया। 1996 में नवरत्न कंपनियां जो हैं ये 9 सर्वाधिक लाभ कमा रही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा दिया गया। ठीक है, 9 लाभ कमा रही कंपनी, और अन्य जो है 97 लाभ कमाने वाली उपक्रमों को लघु रत्न का दर्जा मिला। अगला क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन से रहे हैं? तो देखिए, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए ना बहुत सारे कारक हैं। भारत की एक मजबूत औद्योगिक आधार नहीं है, यानी कि सुधार अवधि में द्वितीयक क्षेत्र की अधिक विकास नहीं किया गया। विदेशी निवेशक कृषि की भारतीय प्रकृति और जोखिम में शामिल होने के कारण उन्हें कृषि में और निवेश में कोई रुचि नहीं रही और उन्हें जो है भारत अनुबंधित सेवाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त लगता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुधार प्रक्रिया से कृषि क्षेत्र दुष्प्रभावित हुआ लगता है, क्यों? पहला बात तो सुधार अवधि के दौरान कृषि में सार्वजनिक निवेश विशेष रूप से सिंचाई, बिजली, सड़क, बाजार, लीकेज, अनुसंधान, विस्तार, इन सब क्षेत्रों में कम हुआ है। दूसरी, उर्वरक सहायकी हटा दी गई है जिससे जो उत्पादन लागत जो है हटाने से उत्पादन लागत बढ़ गई है। ठीक है, जिससे छोटे और सीमांत किसान बिल्कुल दुष्प्रभावित हुए हैं। तीसरी चीज़, इस क्षेत्र में बहुत जल्दी नीति परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, भारतीय किसानों को दुष्प्रभावित किया है उसने। चौथी चीज़, कृषि के निर्यात में जो है उन्मुख रणनीति के हिसाब से कारण जो है उत्पादन घरेलू बाजार की बजाय निर्यात बाजार के लिए हो रहा है। अगला क्वेश्चन है सुधार काल में औद्योगिक क्षेत्र के निराशाजनक निष्पादन के क्या कारण हैं? देखिए, क्या कारण है? सस्ता आयात, बुनियादी ढांचे में कमी, विकासशील देशों में रोजगार के प्रतिकूल हालात, और क्या? अनुचित वैश्वीकरण। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है सामाजिक न्याय और जन कल्याण के परिप्रेक्ष्य में भारत के आर्थिक सुधारों पर चर्चा कीजिए। देखिए, हालांकि सुधार अवधि में विकास दरों में वृद्धि हुई लेकिन एक व्यवसाय रहित वृद्धि रही है। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है इस बात को अनदेखा की हैं कि भारत जो है संप्रधान देश है, पूंजी प्रधान तकनीकी का प्रयोग करती है कंपनियां जो आई हैं बहुराष्ट्रीय। ठीक है, दूसरी चीज़, सुधारों ने निवेश में कमी के कारण ना कृषि को दुष्प्रभावित किया है। तीसरी चीज़, दुर्लभ संसाधनों का गलत आवंटन हुआ है। चौथी चीज़,
भारत के छोटे उत्पादक विशाल अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में असफल हुए हैं, और जिन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को निजीकरण ले गया से कर्मचारियों के लिए रोजगार की स्थितियां और बदतर हो गई हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच।